आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे संचायक बैटरियां यानी सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है, संचायक मतलब संचय करने वाली, जो विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में संचित कर लें, उन्हें संचायक बैटरी यानी स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है एक संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। तो हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी है जिसमें तेजाब पड़ता है, यही बैटरी हमारी संचायक बैटरी यानी स्टोरेज बैटरी कहलाती है, और इसी को हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। इसको एक बार चार्ज करने के बाद उपयोग में ला सकते हैं और इसके बाद बिजली से फिर से चार्ज कर सकते हैं। जबकि जो प्राइमरी बैटरी थी, हमारी प्राथमिक बैटरियां, उनको एक बार उपयोग करने के बाद हम लोग फेंक देते थे। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज एवं चार्ज के प्रकरण से गुजर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड संचायक बैटरी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी सेकेंडरी बैटरी है उसमें लेड एसिड बैटरी है, यानी लेड संचायक बैटरी जिसको कहेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारे घरों में होती है, जिसमें लेड यानी शीशा की बनी हुई प्लेटें रहती हैं और उसमें हम लोग तेजाब भरते हैं अंदर, जिसे सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये गाड़ियों में भी लगाई जाती है और इन्वर्टर के साथ भी यही बैटरी हमारी लगी रहती है, जिसको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। इसमें एनोड लेड का बना होता है तथा कैथोड लेड ऑक्साइड PbO2 से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। तो ध्यान दीजिए, एनोड इसका Pb का बना होता है यानी लेड का। Pb माने लेड, लेड का मतलब शीशा। ये देखने वाला शीशा नहीं है जिससे चेहरा देखते हैं, ये दर्पण है। ये लेड हमारा धातु है जिसको Pb कहते हैं, उसकी बनी होती हैं प्लेटें सेकेंडरी बैटरीज की। मतलब और भी सेकेंडरी बैटरी होती हैं, लेकिन जो लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड संचायक बैटरी जिसको कहते हैं, शीशा संचायक बैटरी भी कहते हैं, तो इसमें जो एनोड होता है वो लेड यानी Pb का बना होता है, और जो कैथोड होता है हमारा वो लेड ऑक्साइड यानी PbO2 के भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो एसिड भरा होता है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और 38% होता है, यानी 38 भाग पानी होता है, और 100 में 38 के अलावा जितना बचा 62 भाग वो हमारा क्या होता है, पानी होता है। तो यही हमारा वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जिसमें विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब बैटरी उपयोग में लाते हैं तो निम्नलिखित सेल अभिक्रियाएं होती हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम बैटरी को उपयोग में लाते हैं यानी चार्ज करके अपने घर का लोड चलाते हैं, तब क्या होता है एनोड और कैथोड में। तो एनोड पर देखिए, हमने पढ़ा एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया एनोड पर और अपचयन की प्रक्रिया कैथोड पर पूर्ण होती है। तो एनोड पर देखिए, यहाँ पर Pb की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर +2 हो जाएगी। कैसे होगी जब निकालना बताएंगे तो विस्तार से हम लोग बता देंगे। SO4 -2 होता है, तो इसको +2 होना पड़ेगा उदासीन होने के लिए। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पर 0 से +2 हो रही है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर देखिए, PbO2 सॉलिड है, इससे SO4 -2
के जलीय विलयन का और +4H+ के जलीय विलयन की रिएक्शन होती है तो PbSO4 बन जाता है सॉलिड और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो पॉजिटिव बढ़ रहा था तो ऑक्सीकरण था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव घटेगा, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन होगा, ये समझने की बात है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन है यानी अपचयन, और ये हमारा ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर भी अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो घटेगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा अगर हम निकालेंगे। तो ये जो रिएक्शन है कब होती है? जब हम सेल से यानी सेकेंडरी बैटरी से अपने घर का लोड चलाते हैं तब। जब बैटरी उपयोग में होती है तब निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार कैथोड एवं एनोड अपक्रियाओं को मिलाकर समग्र सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो अब अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। इसको देखिए नीचे दिखाया गया है कि इस प्रकार से हम सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर Pb सॉलिड है प्लस PbO2 सॉलिड प्लस ये देखिए 4H+ है और SO4-2 और SO4-2, तो ये 2 आयन होगा SO4-2 के, और ये 4 आयन है H+ के, तो इसको 2H2SO4 लिख सकते हैं। तो 2 SO4 हो गए और 4 H हो गए। इससे PbSO4 सॉलिड बन जाएगा, 2 बार बनेगा क्योंकि PbSO4 यहाँ है, PbSO4 यहाँ है, तो 2 PbSO4 के हमको अणु मिल गए और 2H2O लिक्विड मिल गया और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ये इससे। तो ये जो अभिक्रिया है हमको एनोड और कैथोड के मिला करके लिखें तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है तथा एनोड एवं कैथोड पर कैथोड भी क्रमशः PbSO4 सॉलिड Pb एवं PbO2 में बदल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम उपयोग में बैटरी को ला रहे हैं तब वो क्रियाएं हो रही थी। अगर हम इसको अब चार्ज करेंगे तो यही अभिक्रियाएं जो ऊपर पड़े हैं ये उत्क्रमित यानी रिवर्स हो जाती हैं, उल्टा हो जाती हैं। और क्या हो जाता है? एनोड एवं कैथोड भी क्रमशः PbSO4 सॉलिड तथा Pb एवं PbO2 में बदल जाते हैं, एनोड एवं कैथोड। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए एनोड, तो एनोड पर देखिए Pb से PbSO4 बन रहा है। तो अब PbSO4 Pb सॉलिड और SO4 का जलीय विलयन SO4-2 का मिल करके PbSO4 बना रहा है एनोड पर। तो जब हम बैटरी को यानी सेकेंडरी बैटरीज को जब चार्ज करेंगे तो ये क्रिया उल्टा हो जाती है। तो वही कह रहा है कि बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है तथा एनोड एवं कैथोड भी क्रमशः PbSO4 सॉलिड Pb एवं PbO2 में बदल जाते हैं। तो ये फिर से PbO2 और ये फिर से Pb में बदल जाते हैं, मतलब उल्टा क्रिया चलने लगती है। ये कहने का मतलब है PbSO4 है तो PbO2 बन जाता है, PbSO4 यहाँ एनोड पर Pb बन जाता है, उल्टा हो जाता है। PbSO4 Pb बन जाता है, देखिए PbSO4 Pb एवं PbO2 में बदल जाता है, यानी ये जो PbSO4 है ये भी PbO2 बन जाता है और ये एनोड वाले में PbSO4 Pb में बन जाता है। इस प्रकार से उल्टा क्रिया हो जाती है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा महत्वपूर्ण संचयक सेल निकेल कैडमियम सेल है।
चित्र 2.11 में दिखाया गया है, जिसकी कार्य अवधि लेड संचायक बैटरी से अधिक है किंतु इसकी निर्माण लागत अधिक है। तो ध्यान दीजिए कि दूसरा जो सेल है वो निकिल कैडमियम सेल है। ये जो है सीसा संचायक यानी लेड संचायक बैटरी से अधिक दिन तक काम करता है, लेकिन बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है। हम इस सेल की क्रियाविधि तथा चार्ज एवं डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली इलेक्ट्रोड अपक्रियाओं का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे। डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली समग्र अपक्रिया निम्न प्रकार है। तो चार्जिंग, जब बिजली से चार्ज किया जाता है वो रिएक्शन कह रहा है, हम नहीं वर्णन करेंगे। जब डिस्चार्ज होती है यानी उसको चार्ज करके हम अपने घर के उपयोग में लाते हैं, तब जो रिएक्शन होती है वो नीचे लिख रहा है। तो देखिए डिस्चार्ज होने वाली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज में क्या होता है, कैडमियम ठोस होता है, इसकी 2NiOH का होल थ्राइस सॉलिड से क्रिया होती है, तो CDO सॉलिड प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस सॉलिड प्लस H2O लिक्विड बन जाता है। ये डिस्चार्ज जब होती है बैटरी तब की है। कौन सी बैटरी? निकिल कैडमियम सेल बैटरी। यानी ये कह सकते हैं कि जब हम बैटरी का उपयोग करते हैं अपने घर के काम यूज के लिए, तब की कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। अब देखिए लेड संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए एनोड है हमारा, एनोड लेड का बना है, कैथोड PbO2 का बना है। एनोड लेड का, कैथोड PbO2 का। और यहाँ पर देखिए ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड युक्त लेड ग्रिड्स। ये लेड ग्रिड्स स्पंजी अंदर भरी गई हैं कि कैथोड और एनोड आपस में लड़ न जाए, इसलिए गैपिंग बनी रहे, इसलिए ऋणात्मक प्लेट या स्पंजी लेड युक्त लेड ग्रिड यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर धनात्मक प्लेट है, PbO2 से युक्त ग्रिड है ये वाली। और यहाँ पर देखिए 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन यहाँ भर दिया गया है। अंदर जो जगह खाली है यहाँ से ऊपर भरते हैं, सबको पता है, सबके घरों में होती है ये बैटरी। अब यहाँ पर देखिए ये एक सेल बनाया है, चित्र 2.11 कह रहा है एक पुनः आवेशन योग्य बेलनाकार जेली अवस्था में नम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निमज्जित परत से पृथक निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल है, ये बेलनाकार इसकी बॉडी होती है, जेली अवस्था में नम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निमज्जित। तो सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर भरा रहता है, जिसमें ये राड डूबी रहती है, से निमज्जित परत से पृथक निकिल कैडमियम सेल है हमारा। निकिल कैडमियम सेल का ये फिगर बनाया है। इसमें देखिए कितनी परतें हैं वो लिख रहा है। ये अंदर देखिए धनात्मक प्लेट है, फिर ये पृथककारी है कि धनात्मक और ऋणात्मक आपस में लड़ न जाए, फिर ये ऋणात्मक प्लेट है। तो इस प्रकार से इसका फिगर हमको दिखाया गया है। अब आगे हम लोग ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको देखते हैं, फ्यूल सेल्स बोलेंगे इनको, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। तो इसको देखते हैं। कह रहा है ऊष्मीय संयंत्रों से विद्युत उत्पादन बहुत अधिक उपयोगी विधि नहीं है तथा यह प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। तो ध्यान दीजिए, जिनमें ऊष्मा निकलती है यानी ताप निकलता है, तो उनसे बिजली का उत्पादन बहुत अधिक उपयोगी विधि नहीं है, जैसे कोयला जला करके, क्योंकि कोयला से ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, धुआं भी निकलता है और अन्य जहरीली गैसें भी निकलती हैं, इसलिए बहुत उपयोगी हमारे लिए नहीं है। ऐसे संयंत्रों में जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, गैस या तेल की रासायनिक ऊर्जा दहन ऊष्मा का उपयोग करके जल को उच्च दाब की वाष्प में बदलने में
किया जाता है, जिसका उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊष्मा के द्वारा बिजली बनाई जाती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जीवाश्म ईंधनों को उपयोग करते हैं, यानी फॉसिल्स फ्यूल, यानी जीवों का जो बहुत पहले मर गए, डायनासोर मर गए, अन्य जीव मर गए, जो बड़े बड़े जंगल थे वो गिर करके उनकी लकड़ी नीचे दब गई, वही कोयला के रूप में निकल रहा है। उन्हीं का रस, आदमी के शरीर का खून, ये सब निचुड़ करके जो भर गया वही पेट्रोल, डीजल, अन्य तेल है। तो उसको जलाते हैं हम लोग। उसको जला करके क्या करते हैं, उससे जो ऊष्मा निकलती है उससे टरबाइन को, यानी बहुत बड़ा पहिया होता है, उसको घुमाते हैं और अल्टरनेटर लगा देते हैं, अल्टरनेटर। तो ये अल्टरनेटर क्या करता है, ऊष्मा की ऊर्जा को, जब वो गतिज ऊर्जा में टरबाइन घूमती है तो उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देता है। जैसे हम अपने घर में जनरेटर रखे रहते हैं तो उसको इंजन को चला करके उसकी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करा लेते हैं अल्टरनेटर से। तो उसी प्रकार से उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि गैल्वेनी सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं एवं इसकी दक्षता भी अधिक होती है, यानी इसकी पावर, क्षमता भी अधिक होती है। अब ऐसे सेलों का निर्माण संभव है जिनमें अभिकर्मकों को लगाकर इलेक्ट्रोडों पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उत्पादों को वैद्युत अपघट्य कक्ष से लगातार हटाया जा सकता है। तो अब ऐसे सेल हमारे पास उपलब्ध हैं कि रिएक्टेंट डालते हैं इलेक्ट्रोडों में और रिएक्शन होती है और उत्पाद जो बनते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य से अलग हटाया जा सकता है। यानी लगातार हम उसको कच्चा ईंधन देंगे और उधर बिजली बनेगी और जो उससे आगे निर्माण होगा उसको हटाते चले जाएंगे। जैसे हम लोग जब पूड़ी बनाते हैं किसी कढ़ाई में तो क्या करते हैं, तेल को गर्म करते हैं, इधर आटा से पूड़ी बना के डालते जाते हैं, निकालते डालते हैं, फिर नई पूड़ी डालते हैं, कच्ची पक जाती है, फिर निकालते हैं। तो ऐसे हमारे पास इस समय सेल उपलब्ध हैं कि उनमें ईंधन डालते हैं जितना ज़रूरत है और जब वो ईंधन का उपयोग हो जाता है तो उससे राख या जो खराब पदार्थ बनते हैं जिनका अब उपयोग नहीं कर सकते उनको हटाते जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट रूपी जो तेल जैसे हम उपयोग करते हैं पूड़ी बनाने में वो फ्री होता जाता है और नया ईंधन फिर डालते जाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास सेल उपलब्ध है इस समय कि विद्युत अगर बिजली की ऊर्जा बनाना है तो इस तरह से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऐसी गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं या फ्यूल सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। तो हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल ये सब ईंधन का उपयोग दहन ऊर्जा को, जो इनको जलाने से जो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, कंबशन के बाद जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इसीलिए इन सेल को ईंधन सेल कहते हैं या फ्यूल सेल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि सबसे अधिक सफल ईंधन में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक अगर सफल ईंधन की हम बात करें तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जो पानी बनता है उसको अभिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी बनाना हमारे लिए सबसे आसान है और सबसे कम पैसे में उपलब्ध भी हो जाता है। तो इन सेलों को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया गया था। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल की जो अभिक्रिया होती है इसी को ईंधन सेल में उपयोग किया गया था। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है द सेल वाज यूज्ड द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द
अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम जो था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी को ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था ईंधन सेल में। इस अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प को संघनित कर इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे इस अभिक्रिया से जो हमको जल मिला था उसे भी हम बर्बाद नहीं जाने दिए, उसको बढ़िया प्योर करके जो स्पेस में यात्री थे, अंतरिक्ष में यात्री थे, उनके पीने के रूप में उस पानी का उपयोग किया गया। सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जिसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोड में समावेशित किया जाता है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया नीचे दी गई है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके जो बुलबुले हैं इनको एक कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, सरंध्र का मतलब पोर, छेद होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कंसंट्रेट एक्वस यानी OH विलयन में इसको प्रवाहित किया जाता है। इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है वो किस में डूबा रहता है, कंसंट्रेट एक्वस यानी OH में, और उसमें से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गुजारा जाता है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोड में समावेशित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि रिएक्शन तेजी से अगर होने लगे तो होगी कैसे, जैसे आपकी पढ़ाई धीरे चल रही हो और हम आपके पास आएं और कहें कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तुम पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और तुम पढ़ाई को लगन लगा के करोगे। तो हम तुम्हारे लिए क्या हो गए, एक तरह से हमने तुमको प्रेरित किया। तो इसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनको रिएक्शन में अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो रिएक्शन के कार्य करने की दर को बढ़ा देते हैं, यानी रेट को बढ़ा देते हैं। तो उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। ये उत्प्रेरित कर देता है रिएक्शन को, यानी उसकी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो इसीलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोड में समावेशित किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया नीचे दी गई हैं एनोड और कैथोड में। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस पानी से मिल करके जो लिक्विड फॉर्म में है 4OH- जलीय विलयन में OH- के ये आयन बनाता है। एनोड में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इसी 4OH- जलीय विलयन के आयनों से मिल करके पानी द्रव अवस्था में बना देता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव कम होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें देखिए पॉजिटिव जुड़ रहे हैं तो निगेटिव कम होगा, इसलिए निगेटिव बढ़ रहा है 4OH-, पॉजिटिव कम होगा तो ये निगेटिव बढ़ रहा है। इसका मतलब कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है देखिए। और एनोड पर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, तो हमारा रिडक्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस वाला बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो उसको ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। समग्र अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अगर इसको हम जोड़ दें तो पूरी रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 4OH कट जाएंगे। तो ये रिएक्शन H2O लिक्विड है, इससे 2 कटेंगे, केवल 2 हैं, अब 4 है तो 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2H2O लिक्विड इधर बच गया और इधर 2H2 गैस और O2 गैस बच गया, इससे 2H2O लिक्विड बन गया। तो समग्र अभिक्रिया हमारी इस प्रकार होती है।
अब आगे देखते हैं, कह रहा है जब तक अभिक्रियाओं की आपूर्ति होती है सेल लगातार कार्य करती है। तो जब तक ईंधन के रूप में H2 और O2 उपलब्ध रहती है तब तक सेल लगातार कार्य करती है। ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी क्षमता 40% होती है, ईंधन सेल 70% दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करती हैं। तो देखिए, जो ऊष्मीय संयंत्र हैं जिनमें हम आग जलाते थे, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते थे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब, तो उनकी क्षमता केवल 40% थी। लेकिन ये ईंधन सेल जो है, फ्यूल सेल, इसकी क्षमता 70% है। तो ये 70% क्षमता के साथ हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ऊष्मीय संयंत्र जो थे वो क्या करते थे, केवल 40% इफिशियंसी के साथ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते थे। इनकी इफिशियंसी 40% थी। दक्षता मतलब बिजली बनाने की पावर, इफिशियंसी कार्य क्षमता। पावर अलग हो गई शक्ति और कार्य क्षमता अलग हो गई इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है ईंधन सेलों की दक्षता बढ़ाने के लिए यानी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रोड पदार्थ, उन्नत उत्प्रेरक एवं वैद्युत अपघटनों के विकास में बहुत अधिक उन्नति हुई है। तो जो हमारे पास ये ईंधन सेल हैं, इन ईंधन सेलों की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, ज़्यादा विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास अब नए नए कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक मिल रहे हैं जो रिएक्शन को, दर को और अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं, जिससे हमें और अच्छा विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सके। इनका उपयोग वाहनों में प्रयोग के तौर पर किया गया है। ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं एवं भविष्य में इनके महत्व को देखते हुए अनेक प्रकार के ईंधन सेलों को निर्मित कर इनका परीक्षण किया गया है। तो चूंकि ईंधन सेलों में पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रदूषण रहित हैं। तो अब नए जमाने में इनके उपयोग में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भविष्य में इनके महत्व को देखते हुए अनेक प्रकार के ईंधन सेलों को निर्मित कर इनका परीक्षण किया गया है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अब ये टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। कोरोजन इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे, हिंदी में इसको संक्षारण और अंग्रेजी में कोरोजन बोलेंगे। तो देखिए संक्षारण या कोरोजन का सीधा अर्थ मतलब ऊपरी परत से है। तो जैसे लोहा बहुत दिन पानी में रखा रहे तो जंग लग जाती है, चांदी बहुत दिन तक अगर ऐसे रखी रहे तो कालापन आ जाता है, पीतल या कॉपर में ऊपर हरे रंग की लेयर लग जाती है। ये सब संक्षारण के हमारे उदाहरण हैं। तो कोरोजन के बारे में इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है संक्षारण धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों से मंद गति से आवरणित कर देता है यानी ढक देता है। इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। कोट मतलब उसके ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं। कोट हम अपने शरीर में पहनते हैं तो एक आवरण ही तो है। तो कोरोजन जो होता है वो स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जो धातु की ऊपरी सतह है उसमें एक कोटिंग हो जाती है विद ऑक्साइड्स और अदर साल्ट ऑफ द मेटल। ऑक्साइड होगा या अन्य मेटल के साल्ट हो सकते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी आयरन के ऊपर जंग लगना या सिल्वर के ऊपर जो काले रंग की परत चढ़ जाना। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तांबा और पीतल के ऊपर जो हरे रंग की हल्की सी लेयर बन जाना। और सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये कुछ कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। तो जंग लगना कोरोजन है
लोहे पर जंग लगना, जो कि एक लोहे पे जंग लगना रस्टिंग है, जो कि कोरजन का एग्जाम्पल है। तो लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कापर एवं पीतल पर हरे रंग का लेप होना संक्षारण के कुछ उदाहरण यानी कोरजन के एग्जाम्पल है। या भवनों, पुलों, जहाजों तथा धातुओं से बनी सभी वस्तुओं, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। संक्षारण के कारण हमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है। जाहिर सी बात है कि लोहे पे जंग लग के लोहा खत्म हो जाएगा, तो सरकार जो लोहे के लट्ठे लगवा रहे इनको फिर बदलना पड़ेगा, तो कितना नुकसान होगा। आप देखिए, संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो संक्षारण यानी कोरजन होता है उसमें क्या होता है कि धातु यानी मेटल ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनात्मक भाग बढ़ेगा, और ऊपर धनात्मक पावर बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण नंबर का बढ़ना। तो खुद ऑक्सीकृत हो जाती है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर उसको अपचयित कर देती है और लेड का धातु का ऑक्साइड बन जाता है। लोहे का संक्षारण यानी कोरजन सामान्यतः जिसे जंग लगना कहते हैं, जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। तो पानी और हवा की क्रिया के कारण लोहे में जंग लगती है। देखिएगा, बरसात में ज्यादा जंग लगती है। संक्षारण का रसायन बहुत जटिल है, परंतु इसे मुख्यतः रासायनिक परिघटना माना जाता है। तो जो कोरजन है, इसकी अगर हम सारी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ें तो बड़ा कठिन है, जटिल है, परंतु इसे मुख्यतः रासायनिक परिघटना माना जाता है। लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वो स्थान एनोड का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, अभी हम पढ़ते चले आए हैं। तो जाहिर बात है कि जहाँ पर लोहे के जिस भाग में ऑक्सीकरण होगा तो वो भाग एनोड का काम करेगा, तथा इसे हम निम्नलिखित अभिक्रिया से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको निम्नलिखित अभिक्रिया से व्यक्त करेंगे, एनोड का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी। तो देखिए 0 से +2 हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि 2 Fe है, एक Fe में +2 है, तो 2 में +4 होगा, तो +4 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.44 वोल्ट। अब देखिए, एनओडी स्थल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है अब ये कहीं तो जाएगा, तो धातु के माध्यम से संचालन कर धातु के दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं तथा वहां H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं मेटल से, ये क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। यानी H+ आयन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो रिडक्शन हो जाता है, यानी अपचयन करते हैं उसका। तो ये H+ जो ये 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, जाहिर सी बात है कि जहाँ भी जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जिससे जुड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी, और कम होना ही अपचयन या रिडक्शन है। तो वहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थल पर पहुँचते हैं, वहाँ H+ आयन की उपस्थिति में H+ आयन वहाँ मौजूद रहता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो पॉजिटिव को कम करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। समझा जाता है कि H+ आयन CO2 के रूप में CO2 के जल में घुलने से बने H2SCO3 से प्राप्त होते हैं। ऐसा देखिए, समझा जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल द्वारा हम इसको सिद्ध कर पाए हों, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया बहुत जटिल है संक्षारण की, तो इसके बारे में क्लियर पता है कि नहीं, इसलिए लिखा है कि समझा जाता है कि H+ आयन CO2 के जल में घुलने से बने H2CO3 से प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन आयन वायुमंडल में उपस्थित अन्य अम्लीय ऑक्साइडों के जल में घुलने से भी उपलब्ध हो सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि जो वातावरण में जो हाइड्रोजन आयन है जो हाइड्रोजन आयन अभी यहाँ पर उपलब्ध है धातु में, तो वायुमंडल में उपलब्ध अन्य जो अम्लीय ऑक्साइड हैं इस ऑक्सीजन के अलावा, तो ऑक्साइडों के जल में घुलने से भी प्राप्त हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन वायुमंडल में उपस्थित अन्य अम्लीय, मतलब ये हाइड्रोजन आयन जो धातु में मिले हैं, तो ये दूसरे स्थान पर धातु में उपस्थित भी हो सकते हैं, या वायुमंडल से भी जो दूसरे अम्लीय ऑक्साइड हैं उनके जल में घुलने से भी उपलब्ध हो सकते हैं। यह स्थल निम्नलिखित अभिक्रिया के कारण कैथोड की तरह व्यवहार करता है। तो जहाँ पर धातु में इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर वो स्थल क्या करता है, कैथोड की तरह काम करता है। तो अभी जहाँ पर क्रिया हुई वो एनोड था, और यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर भी जाता है वहाँ अब वो स्थल कैथोड की तरह काम करता है। पहले रिएक्शन हुई तो ये स्थल एनोड की तरह काम किया, अब जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो स्थल हमारा कैथोड की तरह काम करेगा। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन या रिडक्शन। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर 4 पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रल कर देता है, यानी उदासीन कर देता है। तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 1.23 वोल्ट है। H प्लस से O2 बनी, H प्लस O2 और H2O वाली रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है इसको देखिए लिखा कैसे गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस और O2 से रिएक्शन हो रही तो O2 लिखा और H2O बन रहा है, तो 2 खड़ी लकीर खींच करके इधर H2O लिखा। तो H प्लस फिर O2 फिर H2O, तो 1.23 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये देखिए नाट लिखा है। अब समग्र अभिक्रिया का अगर हम रिएक्शन बनाएं तो यहाँ देखिए 2 अभिक्रियाएं हैं, एक ये है एनोड पर, एक ये कैथोड पर। तो इसको जोड़ करके अगर हम लोग लिखें तो 2Fe सॉलिड, तो 2Fe सॉलिड लिख दिया और O2 गैस लिख दिया इससे। और यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ये 4H जो है ये वाला, ये हो गया 4H प्लस एक्वस, इससे Fe 2Fe प्लस 2 बन गया एक्वस जलीय विलयन के रूप में, और ये 2H2O मतलब 2 अणु पानी के मिल गए लिक्विड के रूप में। तो देखिए दोनों रिएक्शन को मिला करके हमने लिखा है यहाँ 2Fe, अब ये चूंकि पानी है तो इसमें जलीय विलयन के रूप में रहेंगे, इसलिए 2Fe प्लस एक्वस लिख दिया गया। इसका ई नॉट सेल कितना है, 1.67 वोल्ट। अब देखिए कह रहा है कि इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरस आयन और अधिक ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयनों में बदल जाते हैं, जो जल योजित फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.X बनाकर जंग के रूप में दिखाई देते हैं, एवं इसके साथ ही हाइड्रोजन आयन पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया होती है और इसको समझने की जरूरत है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है और फेरस आयन यानी Fe+2 फेरिक आयन यानी Fe+3 में बदल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है +2 से +3 बन रहा है तो और अधिक ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जलयोजित होकर के मतलब जैसे कोई रबर की गेंद हो पानी में डुबो दिया जाए फिर निकाला जाए तो उसमें बाहर पानी के अणु चिपक जाते हैं, तो उस प्रकार से ये जलयोजित हो जाता है, यानी उसमें पानी के अणु और ज़्यादा चिपक जाते हैं, इसीलिए Fe2O3.X लिखा है। तो इसको ध्यान दीजिए, यही डायरेक्ट लिख करके हमसे पूछेगा नीट में, तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हिंदी में जलयोजित और अंग्रेजी में हाइड्रेटेड यानी पानी से मिला हुआ। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है संक्षारण को रोकथाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी कोरोजन की रोकथाम होनी चाहिए।
इससे न केवल धन की बचत होती है अपितु पुलों के टूटने या संक्षारण मतलब कोर्जन के कारण किसी महत्वपूर्ण घटक के निष्क्रिय होने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि जंग लग करके धातुएं खराब हो जाती हैं, तो अगर हम कोर्जन को रोकना चाहें, रोक लें, तो बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं। संक्षारक निरोध की सबसे सरल विधि है धात्विक सतह को वायुमंडल के संपर्क में न आने देना। तो ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी, इन्हीं का सब खेल हो रहा है। तो अगर संक्षारण को हमें रोकना है, कोर्जन को रोकना है, तो क्या करेंगे कि वायुमंडल से लोहे की सतह का संपर्क खत्म कर दिया जाए। तो ये संपर्क कैसे खत्म करेंगे? यह सतह को पेंट या अन्य रसायनों उदाहरणार्थ बिसफिनाल से लेपित करके किया जा सकता है। इसी कारण दरवाजों पर लोहे के हम लोग पेंट करते हैं या बिसफिनाल का लेप लगा देते हैं। एक अन्य सरल विधि है सतह को किसी अन्य ऐसी धातु, एसन, जिंक आदि से आच्छादित करना जो अक्रिय हो या वस्तु की रक्षा के लिए क्रिया में भाग ले। तो यह एक और तरीका हो सकता है कि इसके ऊपर दूसरे ऐसी लोहे की परत चढ़ा दी जाए जो संक्षारित ना होती हो, यानी कोर्जन जिसका प्रभाव जिसमें बहुत कम हो। एक रासायनिक विधि है किसी अन्य ऐसी धातु जैसे मैग्नीशियम, जिंक आदि का उत्सर्ग इलेक्ट्रोड उपलब्ध कराना जो स्वयं संक्षारित होकर वस्तु की रक्षा करती है। तो एक हम केमिकल मेथड का यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसकी रक्षा करनी होती है उसको, और एक जिसका लेप चढ़ाना होता है उसको इलेक्ट्रोड बना देते हैं। जैसे जिंक का लेप लोहे में चढ़ाना है तो एक इलेक्ट्रोड जिंक का बनाएंगे, एक लोहे का। अब जिंक के आयन विलयन में जा करके लोहे के इलेक्ट्रोड पर ऊपर चढ़ जाएंगे और जिंक की कोटिंग हो जाएगी। ये रासायनिक प्रक्रिया उपयोग करके हम लोग लोहे पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो इसी विधि को करने के लिए यहाँ पर बता रहा है। आप देखें यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। तो लोहे का वायुमंडल में संचारण तो किस प्रकार से होता है, जैसे Fe है, Fe+2 में टूटता है और इसकी रिएक्शन हो जाती है Fe+2 की ऑक्सीजन के साथ और Fe2O3 बन जाता है। और Fe से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब Fe+2 बनता है और Fe+2 की ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है उससे रिएक्शन होकर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं Fe+2 बनता है, या 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये रिएक्शन होती है 4H+ एक्वस विलयन में, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो पानी बन जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में जो ये क्रियाएं हो रही हैं, तो ये जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करके फेरस आयन से Fe2O3 बना देती है। यही संक्षारण का यानी कोरोजन का कारण है। तो यहाँ पर देखिए फिर से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, इससे Fe+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, ये जलीय विलयन बन रहा है Fe+2 का। तो ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि 0 से +2 बन रही है, ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा है। इसी प्रकार अब चैन में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्रिया 4 हाइड्रोजन आयन से हो रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इसके साथ तो 2H2O बन जाएगा, तो 4H+ से 0 हो गया ऑक्सीकरण नंबर, यानी अब चैन हुआ। अब वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, वायुमंडल में क्या होता है कि जो Fe+2 आयन बना है इसकी पानी से क्रिया होती है जो लिक्विड के रूप में बना रहता है। देखिए बरसात में ज़्यादा कोरोजन होता है, ज़्यादा जंग लगती है। क्यों? क्योंकि वातावरण में नमी रहती है, यानी हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, प्लस ऑक्सीजन भी रहती है। तो हाफ O2 गैस से रिएक्शन जब होती है तो Fe2O3 सॉलिड बनता है और 4H+ का जलीय विलयन हमें उपलब्ध होता है, यानी पानी में H+ आयन के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये वायुमंडलीय ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसका रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं और ये हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र आ जाता है, फिर सारांश। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।
आज बस यहीं तक।